जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि क्लोनिंग वेक्टर होते क्या है और क्लोनिंग वेक्टर से जुड़ा हुआ हमारा आज का ये सेकंड पार्ट है। और आज के इस पार्ट में हम जानेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स के बारे में और वीडियो में ये भी जानेंगे किन कारणों से क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो अगर हम बात करें क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स के बारे में तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब हम किसी क्लोनिंग वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है यह सेल के अंदर जाता है। तो जब यह सेल में जाता है तो सेल में जाने पर सेल जो है वो रिप्लिकेट करेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब सेल रिप्लिकेट होता है तो डीएनए ही केवल रिप्लिकेट होता है, लेकिन होस्ट सेल के अंदर जो प्लाज्मिड वेक्टर है अब ये कैसे रिप्लिकेट करेगा? तो ये रिप्लिकेट इस वजह से करेगा क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को हम शॉर्ट में ORI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की वजह से जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे प्लाज्मिड भी आपको डिवाइड होते हुए दिखाई देगा। तो जब हम वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में जब तक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं होगा तब तक वह सेल के अंदर रिप्लिकेट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से जुड़ा हुआ आपका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आपको लगता है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का काम है कि जब हम यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो वहाँ पर उसका रिप्लिकेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वाली जगह पर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालते। आपको ये बताया ही नहीं जाता स्कूलों में कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ORI पे नहीं डालते। ORI का काम है कि जब ये सेल के अंदर जाता है तो यह प्लाज्मिड को रिप्लिकेट कराता है, न कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को। आपको बता दें कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इतना पावरफुल होता है कि वो डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ लिंक डीएनए का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कितनी कॉपी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनेगी। तो यदि मैं चाहता हूं किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट की 300 कॉपी बने, ठीक है, तो मैं ऐसा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वाला प्लाज्मिड चूज़ करूंगा जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की 300 कॉपी बनाता हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उस हिसाब से हम उस तरह के प्लाज्मिड को चूज़ करते हैं जिसमें कि उसके ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के पास 300 कॉपी बनाने की क्षमता हो। क्लोनिंग वेक्टर का अगला जो फीचर्स है वो है क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट क्या होता है? तो क्लोनिंग साइट्स आर द रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे यदि मैंने कोई डीएनए, ठीक है, उसे BAM-H1 से काटा, ठीक, तो हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, यदि आप इसको काट के इसी एंजाइम के द्वारा आप प्लाज्मिड को कट करते हो तो ये वेक्टर में जाकर अपनी साइट ढूंढेगा, क्योंकि BAM-H1 को चाहिए अपनी साइट कैसे ढूंढेगा? जैसे कि ACG जहां मुझे मिलेगा मैं उसे वहीं पर कट करूंगा। तो उसे यहाँ पर ACG मिला होगा तभी यहाँ पर इसने कट किया होगा। मान लो यहाँ पर C बच गया और यहाँ पर ये ACT पे काटा होगा, इट मीन्स यहाँ पर G बच गया होगा, मान लो। तो इसी तरह यहाँ पर प्लाज्मिड में भी क्या हुआ कि यहाँ पर ACG मिला तो यहाँ पर कट कर दिया और इसे जहाँ पर ACT मिला वहाँ पर कट कर दिया। तो सेम ही बात है, अगर यहाँ पर ACT पर कट किया तो यहाँ पर इसे ACT मिल जाएगा। तो जितना हिस्सा यहाँ पर कट किया उतना हिस्सा इसको यहाँ पर भी तो मिल जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्लंट एंड बना हुआ है और ये हमारा वेक्टर है और BAM-H1 ने साइट खोजकर वहाँ से उड़ा दिया। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर आकर आराम से जुड़ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए गए हों। तो आपको बता दें कि क्लोनिंग साइट को हम रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। तो जहाँ पर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है उसे हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो PBR 322 में ढेर सारे आपको क्लोनिंग साइट देखने को मिल जाएंगे। इसको ऐसा मॉडिफाइड किया गया है कि आपको ढेर सारे क्लोनिंग साइट मिलेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से किसी और वीडियो में बात करेंगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पढ़ाऊंगा। तो क्लोनिंग साइट आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी डीएनए में अगर हमें बहुत सारे क्लोनिंग साइट मिल जाते हैं तो हर एंजाइम में हम उसे यूज़ करके हम कोई सा भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के थर्ड फीचर की, जो कि है सेलेक्टेबल मार्कर।
तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये हमारा है क्लोनिंग वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये सेल के अंदर चला गया। अब ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो जब ये सेल के अंदर गया और रेप्लिकेट किया, तो जब सेल के अंदर रेप्लिकेट किया तो हो सकता है रेप्लिकेशन के दौरान जो इसमें प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट है वह किसी में गया, किसी में नहीं गया। तो जिस प्लाज्मिड में गया तो वो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और जिसमें नहीं गया तो वो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो जैसा कि ये वाला डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया, किस में ट्रांसफॉर्म हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। और ये वाला जो है ये तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ। और ये भी है एक जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया हुआ है। तो ऐसे तो हमें ये दिख रहा है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, लेकिन सेल के अंदर हमें कैसे दिखाई देगा? क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं, प्लाज्मिड ऑलरेडी इतना छोटा है और उसके अंदर भी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत छोटा है। तो इसी के लिए सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं। तो हम मार्कर कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना, क्योंकि लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया पर दूसरा बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है, या फिर अगर हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्फिसिलिन, तो बैक्टीरिया क्या करता है? इन एंटीबायोटिक से अपने आप को बचाता है। अब इन एंटीबायोटिक से बचाने के लिए वो क्या करता है? एक रेजिस्टेंस तैयार करता है, यानी कि अपने अंदर कुछ एक विशेष प्रकार की एंजाइम बना लेते हैं जो कि इन एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया की रक्षा करते हैं। तो जैसे ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, अब इस प्लाज्मिड पे क्या प्रेजेंट है? इसके पास रेजिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये एम्फिसिलिन से बचाएगा और ये बचाएगा टेट्रासाइक्लिन से। अब यहाँ पर बात आती है कि इनका यूज़ सेलेक्टेबल मार्कर में कैसे है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जब सेल रिप्लिकेट किया तो रिप्लिकेट करने में जो प्लाज्मिड है, किस किस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है या फिर नहीं गया है। तो यहाँ पर जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जैसे टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे एक के पास आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और दूसरे पे नहीं है, तो हम इन्हें एक पेट्री डिश पर रखेंगे, ठीक। तो पेट्री डिश पे रखेंगे और एक हमने क्लॉथ ले लिया, ठीक। अब इस क्लॉथ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों बैक्टीरिया को टच कराएंगे। जैसे एक बैक्टीरिया ऊपर वाला है जिसके पास कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और दूसरा वाला बैक्टीरिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब हम क्लॉथ पे इसे टच कराएंगे तो यहाँ पर जो मौजूद बैक्टीरिया है और नीचे जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब हम क्लॉथ के ऊपर टच कराएंगे तो ऊपर की ओर जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया है तो उसमें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे जो बैक्टीरिया है उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमें पता है। लेकिन हम जैसे हम मान लेते कि हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो क्लॉथ के ऊपर जब रख कर हम इसे कल्चर कराएंगे, यानी कि हमने ये जो क्लॉथ लिया है उसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे नहीं है। तो जब हम इन्हें ग्रो कराएंगे किसी कल्चर मीडिया में जिसमें कि एंटीबायोटिक हो, टेट्रासाइक्लिन हो और एम्फिसिलिन हो, तो ऊपर वाले जो बैक्टीरिया है वो तो ग्रो कर जाएंगे। क्यों ग्रो कर जाएंगे? क्योंकि इनके पास इन एंटीबायोटिक्स से लड़ने की क्षमता है, यानी कि इनके पास वो डीएनए है। लेकिन जो नीचे वाले बैक्टीरिया है जिनके पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने एंटीबायोटिक यूज़ किया है एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, हमने क्यों यूज़ किया है? उन बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा वो वेक्टर आया ही नहीं। तो अगर हमारा वो वेक्टर आया होता तो उस वेक्टर के साथ साथ हमारा टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आता। तो इस तरह से एम्फिसिलिन वाले बैक्टीरिया और टेट्रासाइक्लिन वाले बैक्टीरिया अलग हो गए। तो इस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ होते हैं कि आप उनका पता लगा सकें। अगर मान लीजिए कि आपको इन दोनों में से पता लगाना है तो आप क्या करेंगे? तो एक सेल है जिसके पास आपके टेट्रासाइक्लिन है और दूसरा सेल है जिसके पास एम्फिसिलिन है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि हमको सिर्फ एम्फिसिलिन चाहिए,
परंतु टेट्रासाइक्लिन नहीं चाहिए। तो जब आपको ऐसा करना हो कि जब केवल एम्फिसिलिन चाहिए, तो आपको पता है कि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डालोगे? तो आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पर डालोगे, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन है उसके पास भी अपने 2-3 रिकॉग्निशन साइट होते हैं। तो रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है? आपको ये नहीं है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक वाला रीजन है तो कोई सा एंजाइम वहाँ पर कट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एंजाइम कट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है। तो टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन पर बैम, H1 और सेल2 इनका यूज़ किया जा सकता है कट करने के लिए। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे मैंने बैम H1 से कट किया। तो यदि मैं वेक्टर पर उपस्थित जो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन है उसे मैं बाम H1 से काट दूं, तो यहाँ जो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन है वो तो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हिस्सा है वेक्टर का जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का है, और इस रीजन में मुझे कोई रिकॉग्निशन साइट मिली और मैंने इतना हिस्सा क्या किया, उड़ा दिया। तो यहाँ पर उपस्थित जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो ख़त्म हो गया। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ख़त्म हो गया तो वहाँ पर टेट्रासाइक्लिन से बचाव के लिए कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो अपने आप को टेट्रासाइक्लिन से कैसे बचाएगा। तो यदि आपने इस रीजन पर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया एम्फिसिलिन वाला रीजन। तो यदि आपको पता लगाना है कि उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है या फिर नहीं, तो आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा एम्फिसिलिन वाला रीजन है, ठीक, और यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने कहाँ पर लगाया हुआ है? जहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन था। तो जब यहाँ पर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया तो वहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन क्या, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो यदि मैं इनकी कॉलोनी बनाऊँ तो कुछ बैक्टीरिया में क्या होंगे कि एम्फिसिलिन वाले रीजन आए होंगे और कुछ बैक्टीरिया में एम्फिसिलिन वाले रीजन नहीं आए होंगे। तो देखो आपको करना क्या है, जब आप इन कॉलोनी को कल्चर करोगे तो कॉलोनी को कल्चर करते समय उसमें हमें क्या डाल देना है? एम्फिसिलिन डाल देना है। तो ऐसी कॉलोनी जिनके पास एम्फिसिलिन नहीं है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जिनके पास एम्फिसिलिन वाले रेजिस्टेंस जीन है वो क्या होंगे? बच जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे सेलेक्टेबल मार्कर। तो आइए मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेलेक्टेबल मार्कर होते क्या है। ए सेलेक्टेबल मार्कर इज कैरिड बाय द वेक्टर, यानी कि वेक्टर के पास यदि सेलेक्टेबल मार्कर होता है टू अलाउ द सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है, कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ऑफन यूज एज ए मार्कर, यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसका यूज़ हम करते हैं एज ए मार्कर के रूप में। बहुत सारे वेक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जैसे कि अभी हमने PBR 322 में देखा। इनके पास दोनों एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है जिनका यूज़ हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में करते हैं। आई होप आपको ORI रीजन, सेलेक्टेबल मार्कर, रिकॉग्निशन साइट ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।